लेकिन इस हाल के नौजवानों के जोश और जज्बे को देखकर मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव यहां से पारित हो कि आरक्षण के घोटाले बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल राहुल गांधी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में थे और उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और उस सभा के कुछ मुख्य लोगों में, मुख्य अतिथियों में सर के राय सर भी थे। उन्होंने अपनी बात रखी। तो आज न केवल ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की राजनीति क्या है, बल्कि क्या राहुल गांधी वाकई में कांग्रेस की राजनीति बदलने में कामयाब हो पाए हैं या फिर कांग्रेस के संगठन की स्थिति क्या है। क्या वाकई में कांग्रेस की संगठन की स्थिति भाजपा की तुलना में इस समय सशक्त है या फिर उसमें कुछ संभावनाएं। इन सारे पहलुओं को बात करते हुए आज कांग्रेस के भविष्य पर, राहुल गांधी के भविष्य पर और राहुल गांधी के एजेंडे के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ के राय सर हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर कल कैसा अनुभव रहा राहुल गांधी की स्पीच के बाद? आप कुछ अपनी बात रखें। देखिए, राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया, अगर उसको इतिहास के आईने में ले जाकर देखने की कोशिश करें तो मंडल कमीशन लागू होने के बाद विश्व मंच पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल जस्टिस के मुद्दे पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य का पूरे दुनिया में स्वागत हुआ था। उस समय वो वक्त था जब अफ्रीका की आज़ादी के बाद इस तरह के शक्तियों के अभ्युदय का समय था और ये सामाजिक शक्तियां राजनीति के भी क्षितिज पर उभरती हुई दिखाई पड़ रही थी। ठीक वही माहौल राहुल गांधी के पूरे वक्तव्य से निकलता हुआ दिखाई दिया। राहुल गांधी कोई नई कांग्रेस नहीं बना रहे। राहुल गांधी फ्रीडम मूवमेंट के परंपरा में कांग्रेस ने भारतीय समाज के जिस व्यापक हिस्से को अपने गिरफ्त में लिया था, जिसमें आदिवासी भी थे, दलित भी थे, अल्पसंख्यक भी थे, और आजादी के आंदोलन में जो शहरी मध्य वर्ग था जिसमें उच्च जातियों के लोग थे, उन सब ने कांग्रेस का झंडा थामा था। और इस देश में कम्युनिस्टों के अलावा यही एक पार्टी थी ब्रिटिश राज के दौरान जो अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। यह वो दौर था जब आरएसएस और मुस्लिम लीग एक तरह से अंग्रेजों के साथ खड़े थे और आजादी के आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने से लेकर अंग्रेज की हर प्रकार की मदद के काम में लगे हुए थे। तो राहुल गांधी इलाहाबाद के शहरी समाज में, नागरिक समाज में जिस तरह की बहस को खड़ा करके वो गए हैं, वही कांग्रेस का भविष्य है। और जिस तरह से व्यापक बहुसंख्यक जनता को जिसकी भागीदारी राहुल गांधी ने बहुत सलीके से और सधे हुए भाषा में संयत तरीके से बताया कि अगर एक ट्रक में 6 सिलेंडर का ट्रक है, लेकिन भारतीय समाज का जो ये वाहन है इसमें केवल 1 सिलेंडर काम करता है और 5 सिलेंडर की कोई उपयोगिता नहीं। इस देश की सारी बैंकिंग सिस्टम उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि 18 लाख करोड़ रुपया कुछ घरानों के माफ किए गए और लगता है कि इस देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरी वित्तीय पूंजी, पूरा आर्थिक इसका जो ढांचा है वो कारपोरेट घरानों और कुछ परिवारों के लिए है और किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक उसका लाभार्थी वर्ग नहीं रहा। तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अगर संसदीय चुनाव के नतीजे और जातियों और समाजों के रुझान को देखा जाए तो राहुल गांधी को अब कांग्रेस के बुनियादी संगठन ढांचे की जरूरत भी नहीं। जरूरत तो रहेगी ही पार्टी को, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी ने सीधे पब्लिक को आजादी के आंदोलन के दौरान भी, नेहरू हो, चाहे सुभाष हो, चाहे पटेल हो, चाहे गांधी हो, क्रांतिकारियों का भी जो था, भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये पब्लिक को सीधे एड्रेस कर रहे थे। पब्लिक इनके आंदोलनों में भाग ले रही थी। कांग्रेस उस तरह की पार्टी है जो पब्लिक को एड्रेस कर रही है, संगठन के दायरे को क्रॉस करके। और इसीलिए जिस तरह से वो जो कांग्रेस को जो समाज का हिस्सा छोड़ दिया था, जैसे दलित समाज छोड़ा, जैसे प्रबुद्ध सवर्ण जातियों का एक वर्ग कांग्रेस के साथ था, छोड़ दिया था, जैसे अल्पसंख्यक। तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा सांगठनिक ढांचा है नहीं कि उन्होंने दलितों में काम किया, काशीराम जी की तरह DS4 बनाया, बामसेप बनाया और ट्रेड यूनियन बनाया वामपंथियों की तरह से। सबसे मजबूत ढांचा तो वामपंथी लोगों के पास सांगठनिक रहता। एक एक समर्थकों के, एक एक फॉलोअर्स के, एक एक सिंपैथाइजर की सूची उनके पास होती है।
लेकिन अगर वो सोशल इश्यूज को नहीं एड्रेस कर पाए तो ढांचा बिखर गया। उनके सारे राज्यों में उनके सरकार के पांव उखड़ गए, और आज भाजपा के साथ भी यही हो रहा है। तो पब्लिक इशू पे जो जब एड्रेस किया राहुल गांधी ने, तो उन्हें लगा कि एक कमजोर सांगठनिक ढांचे के बुनियाद पर भी जनता के बहुसंख्यक हिस्सों की नुमाइंदगी हम करेंगे, पैरोकारी करेंगे, तो हम एक बड़ी पार्टी खड़ा कर सकते हैं। और राहुल गांधी जो फ्रीडम मूवमेंट में कांग्रेस का था, कांग्रेस स्वयं में एक ज्वाइंट फ्रंट था। कांग्रेस में वामपंथी भी थे, सोशलिस्ट भी थे, गांधीवादी भी थे, सर्वोदय भी थे और दक्षिणपंथी भी थे। कांग्रेस का एक दौर यह था कि पुरुषोत्तम दास टंडन एक ही समय में कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे और उसी समय में वो हमारे हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का एक लिबरल कैरेक्टर था। तो आज उसी तरह से डिफरेंट सोशल फोर्सेस को कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है। इसका उदाहरण जो है इस चुनाव के नतीजे में जो पिछली बार हुआ और जिसने भूचाल ला दिया, जिसके कारण भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, एनडीए की सरकार बनानी पड़ी और 2 साल में 2 महीने में इनको 4 बार घुटना टेकना पड़ा और बड़े बड़े फैसले इनके वापस हुए। तो राहुल गांधी की स्पीच ने उत्तर प्रदेश में, और दूसरी चीज ये कि राहुल गांधी का एक और विजन है। राहुल गांधी को लग रहा है कि एक पार्टी के बजाय एक गठबंधन की जरूरत है, यह संयुक्त मोर्चे की जरूरत। आज 40 साल हो गया, हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार, जब 303 पाने के बाद भी मोदी जी को एक संयुक्त सरकार की घोषणा करनी पड़ी थी। तो ज्वाइंट फ्रंट के सरकार का दौर है। जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को, जिस तरह से उन्होंने अभी कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ समझौता किया, तमाम रीजनल फोर्सेस था, तो जिस तरह से साझेदारी कर रहे हैं, एक बड़े विजन के नेता के रूप में राहुल गांधी अपने को स्थापित कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो इलाहाबाद में बोले हैं वो किसी राजनीतिक मंच का भाषण जिसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा यह जो विचार है, मेरा यह जो संकल्प है, मेरा ये जो संघर्ष है, इससे अगर मुझे राजनीतिक लाभ नहीं नुकसान होगा तो भी मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं जातियों की गिनती कराने के लिए जाति जनगणना नहीं कर रहा हूँ। मैं इस देश में विकास का सही मॉडल कैसे बने, यहाँ के अर्थव्यवस्था का लाभ उन लोगों तक कैसे पहुंचे जो इससे वंचित हैं आज़ादी के बाद से, इसलिए मैं यह जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ। सर, कल जो है राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय की बात की, उसमें एक बात ये रखी उन्होंने कि अब सामाजिक न्याय के लिए एक नई मशीनरी का निर्माण करना पड़ेगा जिसके तहत सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। तो क्या राहुल गांधी अपने जो पूर्वज उनके रहे, जो शासन में रहे, क्या उनके योगदान को नकार रहे हैं, क्या उनके कंट्रीब्यूशन को नकार रहे हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस की अपनी जो वर्किंग कमेटीज हैं उसमें कितनी सामाजिक भागीदारी है? राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या कोई दलित सदस्य है? या कांग्रेस की जितनी वर्किंग कमेटीज हैं, जितने इनके एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, उसमें जो है सामाजिक न्याय के तहत ओबीसी और एससी एसटी भागीदारी कितनी है, अल्पसंख्यक भागीदारी कितनी है? इस पर भी सवाल होना चाहिए। और इन्होंने कितने एससी मुख्यमंत्री बनाए? जैसे हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है तो कुमारी सैलजा यहाँ इनकी कांग्रेस की पुरानी नेता है, उनका जनाधार है हरियाणा में। तो अगर ये सामाजिक न्याय की ओर बढ़ना चाहते हैं तो कुमारी सैलजा को सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित किया जा सकता है। तो मतलब इस दृष्टिकोण में भी चीज़ों को देखने की जरूरत है। तो क्या वाकई में कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात कर रही है? राहुल गांधी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संगठन की उस तरह आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नेता के मैसेज को कन्वे करने के लिए और अपने नेता के मैसेज को ठीक तरह से पहुंचाने के लिए, जब देश की 80% आबादी ऐसी आबादी है जिसको उसके नेता की ठीक तरह से बात नहीं समझ में आती, सामाजिक न्याय का अगुवा होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके संगठन और आपके संस्थाओं के मुखिया जो हैं वो दलित समाज से हैं कि नहीं, आदिवासी समाज से है कि नहीं, मुझे डाटा नहीं मालूम, लेकिन कोशिश तो कांग्रेस की रही है कि उस सारे संगठनों में उचित प्रतिनिधित्व वो सारे वर्गों का दें। अब किस फाउंडेशन में कितना है, किस फाउंडेशन में कितना है, राहुल गांधी के इसी संकल्प के कारण अब आप किसी पुतले को बैठा दीजिए। भाजपा ने एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था ना, जिसको रिश्वत में गिरफ्तार भी करवा लिया पार्टी ने ही, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका पूरा बंगारू लक्ष्मण। अगर ऐसे पुतले को बनाना है तो हर जगह पुतले तैयार हो सकते हैं, लेकिन संसदीय इतिहास का एक बहुत प्रबुद्ध और पराक्रमी आदमी खड़गे साहब को जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और
खड़गे साहब जिस तरह आगे आगे चलते हैं और सोनिया जी और राहुल गांधी और प्रियंका उनके पीछे पीछे चलते हैं, उसे लग रहा है कि उन्होंने उनको लीडरशिप दिया, वो पुतला नहीं रखा उन्होंने। और जैसे मोदी जी के तमाम निर्णयों पर खड़गे साहब ने आक्रमण किया, राज्यसभा में जिस तरह से वहां के स्पीकर के साथ उनका द्वंद्व चला, बायकाट हुआ, पूरे देश में जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाइयों की निंदा हुई, उससे लग रहा है कि यह एक ऐसा लीडरशिप है जो सोशल जस्टिस का चैंपियन है। शैलजा, अब हरियाणा की राजनीति है, हरियाणा की राजनीति में मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शैलजा जी की बहुत सारी गतिविधियां कांग्रेस को हराने में भी रही है पिछले चुनाव में। और इतना एम्बिशन भी नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ कि मैं दलित समाज की हूँ। ये लोग केंद्र में भी मंत्री रहे, लोग राज्य में भी मंत्री रहे, लोग सत्ता में हमेशा भागीदारी। अब आप 10 साल से विपक्ष में हैं, तो आप कितनी बार विधानसभा को घेरने के लिए शैलजा जी का कितनी बार लहू बहा, कितनी लड़ाइयां लड़ी। हम तो देखते थे कि ये जो हमारी बहनें बैठी थी जंतर मंतर में, पहलवान एकदम भीषण अपमानजनक स्थितियों में, वहां तो दीपेंद्र हुड्डा को हमने बराबर देखा। मेरे ख्याल से शैलजा जी को तो हमने देखा ही नहीं, उनको तो बगल में बैठ जाना चाहिए था संसद में। तो जाट बनाम दलित करके तो कांग्रेस नहीं आगे, और शैलजा को पूरा स्थान भी मिला हुआ, वो फ्रंट रनर लीडर है। अब कोई किरण सिंह है, वो भाजपा में चली गई। तो आप पहले तय कर लेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, इस आधार पे कांग्रेस में दबाव की राजनीति राहुल गांधी के दौर में, प्रियंका गांधी के दौर में, खड़गे साहब के दौर में संभव नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अपने पूरे पार्टी को, अपने पूरे संगठन को और देश के हालात को ज्यादा बखूबी से और बारीकी से समझते हैं। और मैं इस चीज को दोहराना चाहता हूँ कि इलाहाबाद में जो स्पीच थी, वो वोट मांगने वाली स्पीच नहीं, वो समाज बदलने वाली स्पीच। और जिस तरह से यहाँ हजारों की संख्या में नौजवान थे, छात्र थे, बेरोजगार थे, प्रतियोगी लोग थे, और जिस तरह, और उसमें ज्यादातर वही लोग थे जो समाज के उस पायदान पे खड़े हैं जिनकी हिस्सेदारी नहीं है। अगर राहुल गांधी को उन्होंने जिस तरह से हाथों हाथ लिया, बाहर और भीतर जिस तरह से बिल्कुल बिजली जैसे चमक रही, उस तरह से तालियां बज रही थी, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मन और मिजाज दोनों राहुल गांधी के विचार पे, चाहे वो इंडिया इलाज का विचार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पीडीए का विचार हो, उस तरह से एक नए उत्तर प्रदेश का बीजारोपण करके वो गए इलाहाबाद से। अच्छा सर, कल कार्यक्रम के बाद कई न्यूज़पेपर्स में ये देखने को मिला कि सपा को मुश्किल हो जाएगी, सपा नुकसान में चली जाएगी, इस पर क्या कहना है आपका? राहुल गांधी का उभार क्या सपा को नुकसान पहुंचाएगा? इतना शांतिपूर्ण, इतना अनुशासित मीटिंग हुआ, सभा हुआ, अखबार पढ़िए तो लिखेंगे कि मंच पर धक्का मुक्की, अव्यवस्था छाई रही, सम्मेलन में बाहर नारेबाजी होती रही। ये मीडिया को इतनी बड़ी बीमारी होगी कि आज भी इलाहाबाद एडिशन में भी इलाहाबाद में फ्रंट पेज पे जगह नहीं किसी ने दिया। कोई 5वें पेज पे थोड़ा छाप कर नीचे लिखा शेष दूसरे पेज पर, ताकि उस जहमत में आप न जाइए, आगे न पढ़िए। और राहुल गांधी की स्पीच से तो मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी का रास्ता आसान हो गया है। ये जो गठबंधन है, गठबंधन का आधा काम तो राहुल गांधी के स्पीच ने पूरा कर दिया। अखिलेश का जनाधार और राहुल गांधी का विचार, इन दोनों का मेल उत्तर प्रदेश में होगा तो ये हत्थे से उखड़ जाएंगे ये लोग। और ये भी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने हमारा संगठन, उसका आयोजक, हमारे संगठन के ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क, जिसमें मैं हूँ, रमेश कुमार यादव है, चार्ली प्रकाश हैं, जिसमें अनिल वर्मा, जिसमें अंशु मालवी है, हम लोगों ने साझा प्रयास किया। हमारा सहयोग राहुल दिल्ली के साथियों ने किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कम से कम सुहासिनी यादव जी की और अरुण जयहिंद की और जो साथी आए थे कि उन्होंने, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार यहाँ के हम लोग भाई अनुग्रह नारायण सिंह की है, जो इस कार्यक्रम के बैकबोन थे, और हमारे उज्जवल रमन सिंह सांसद जी, जिन्होंने हर प्रकार से सफल बनाया। लेकिन ये हुआ कि ये एक जन संगठन ये कार्यक्रम कर रहा है, ऐसा हुआ ही नहीं इलाहाबाद में कभी कि अखिलेश जी का कार्यक्रम, मायावती जी का कार्यक्रम या प्रियंका जी के कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसी जन संगठन को दिया जाए। भारी भरकम नेताओं का जमघट लग जाता है, जनता को पीछे ढकेल कि वो सब आगे सारी जगह भर लेते हैं और एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन इस बार लग रहा था कि एक विद्वान जो है, एक विद्वान तमाम छात्रों को संबोधित कर रहा है, बुद्धिजीवियों को संबोधित कर रहा है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इवॉल्व हुए हैं, राहुल गांधी बदल गए हैं और उनका दृष्टिकोण ज्यादा क्लियर हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। आपको क्या लगता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में दो तरह के बदलाव आए। एक तो राहुल गांधी का अपना रूपांतरण हुआ है, दूसरा कांग्रेस के संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। उसमें वो सारे चेहरे अब नीचे से ऊपर आ रहे हैं
जो राजीव गांधी के विचारों को आगे ले चलने वाली इंजन है, और वो सारे लोग धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं, या जिनके माथे पे सिकन आ रहा है, जिनको जो एक पाखंड की तरह से जिन्होंने कांग्रेस को चलाया और अपनी जातिवादी गठजोड़ से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचा के रखे और कांग्रेस को कमजोर रखा। कांग्रेस को कमजोर रखने वाले लोग कांग्रेस के नेता थे। इस बार अपने को पीछे रखकर जमीनी काम करने वाले लोगों को कांग्रेस ने और विभिन्न अपने संगठनों में भी सामने लाया। कांग्रेस के कार्यालय से लेकर हर जगह देखिएगा कि नए चेहरे अब कांग्रेस की बात करने और समझाने के लिए आगे उपस्थित हो गए। तो राहुल गांधी इस मामले में उन्होंने वो एक पुनर्जीवन दे रहे हैं कांग्रेस को, और भारतीय समाज के निराश हताश जिसको करें और निचली पायदान पे पड़े हुए वंचित समाज को उन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीदें जगा के रखा है इसमें कांग्रेस पे। मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने, सुनो मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम। रमेश जी ये बताइए, आपके संगठन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने एक इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक किया जिसमें राहुल गांधी जी खुद आए, और पहली बार मैंने राहुल जी की ऐसी सभा देखी जिसमें राजनीतिक लोग पीछे थे और आम जनता आगे थी, और किसी भी तरह से कोई भी कांग्रेस पार्टी का लीडर मंच के आसपास भी नहीं था। और राहुल गांधी के भाषण के बाद इलाहाबाद शहर विभाजित हो गया है। एक बहुत बड़ी संख्या जो राहुल गांधी के पक्ष में बात कर रही है, और एक कुछ लोग हैं जो कानाफूसी भी कर रहे हैं कि अब कांग्रेस में हम लोगों के लिए बचेगा क्या। अभी तो हम थे। अब ये तमाम जिस समाज को आवाहन कर रहे हैं राहुल गांधी, इनके आने के बाद हमारी जगह क्या बचेगी। तो आप किस रूप में देखते हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का इनके पास कोई फार्मूला है, या कांग्रेस को ये जो लोग हैं जो उसके लाभ उठाने वाले लोग हैं वो कांग्रेस को संकट में डाल देंगे? धन्यवाद सर। एक्चुअली जब अगर पूरे बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको देखें तो कांग्रेस राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से, जो अगर नेट सेल में हम कहें तो नेहरूवियन युग की जो कांग्रेस थी, उस विजन को वो पार्टी का पूरा पार्टी लाइन बना देने पर आमादा है। तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि नेहरूवियन युग का जो विजन था वो आते आते इंदिरा जी तक खत्म हो गया था, राहुल जी तक एकदम तिरोहित हो गया था, और उसको उन्होंने कहीं से खोज के निकाला, या ये कंटिन्यूटी में कांग्रेस के शासन सत्ता और पार्टी में थी? है बिल्कुल। नेहरू जी का जो अपना विजन था वो फैबियन सोशलिस्ट थे, तो कम से कम एक जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी वो पूरे अपने कंटेंट में और पूरे राज्य की जो भी गतिविधियों को उन्होंने संचालित किया उसमें वो दिखता रहा। और फिर राजीव गांधी जी, तो मान लीजिए उसके बाद राजीव गांधी के पहले देखिए कि गरीबी हटाओ, बैंकों का बिल्कुल वो सब निरंतरता में ही मैं देखा हूँ। क्या उसी फैबियन सोशलिज्म में सत्ता के बंटवारे हिस्सेदारी के कई परंपरा में आप मान रहे हैं? बिल्कुल वो एक निरंतरता में मान रहा हूँ। जो मेरा मानना है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद वो जब कारपोरेट दुनिया या कारपोरेट पूंजी पूरी तरह से हावी होने लगी, तब मोदी कारपोरेट के कंधे पर सवार होकर के और कम्युनल जो एंगल है पूरा उससे वो एक आधार देने लगे, सामाजिक आधार उन्होंने उससे लिया, और कारपोरेट पूंजी जो है उन पर एक तरह से उनको फंड कर रही थी। तो ये पूरी जो राजनीतिक पूरा एक नैरेटिव था भारत का वो बदल गया। और ऐसा नहीं है कि हमारा समाज पहले तमाम चीज़ों पर विभेद था, और उनमें जातीय विभेद से लेके और आर्थिक सामाजिक जो भी था, हाँ, उसको नरेंद्र मोदी की जो पूरी राजनीति है वो और ज़्यादा उसको इंटेंसिफाई किया, और उसके चलते वो नौजवानों और समाज के कम से कम उच्च वर्ग के तबकों को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। राहुल गांधी किसके वर्ग से पूरी नैरेटिव वो जो कई सालों से लगातार इस पर काम हो रहा था, और उनके आचरण उनकी पूरी राजनीति में भी यह दिखता है। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि हम यह कहें कि यह कोई गंगा जमुना में सरस्वती की तरह कोई विलुप्त नहीं थी, यह अपने निरंतरता में हर कांग्रेसी शासन में मौजूद था। मान लीजिए कि नई शिक्षा नीति से लेकर शिक्षा का
सार्वभौमिकरण जो राहुल गांधी ने कंप्यूटराइजेशन किया, लोगों को साक्षर बनाया, उसके बाद मनमोहन सिंह ने तो कमाल ही कर दिया। वो उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, उन्होंने सूचना का अधिकार दिया, उन्होंने प्रकृति पर्यावरण के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तमाम कानून बनाया। तो क्या ये राहुल गांधी इसी परंपरा को लेके आगे बढ़ रहे हैं? तो जोड़ क्या रहे हैं इसमें? राहुल गांधी कैसे खास होते हैं इसमें? हाँ, इसमें राहुल गांधी का जो योगदान है, जैसा आपने कहा, पहली बात तो यूपीए सरकार थी उस समय, और उसके समय में मेरी नज़र में, जो मैं राजनीति की मेरी जो अपनी समझ है, उसमें यूपीए फर्स्ट, मैं आज़ाद भारत की नेहरू युग के बाद सबसे बेहतर गवर्नमेंट मानता हूं मैं। कम से कम सोशल लेजिस्लेशन से लेकर के जो काम हुए उस पर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हाँ, और मनरेगा का मसला, बिल्कुल वो सोशल लेजिस्लेशन में मैं उसीलिए पूरा उनको मैं शार्ट में कहना चाह रहा हूँ। दूसरा जो आपने कहा, उच्च शिक्षा में जो अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन जिसका एक पार्ट है छोटा सा, उसको अर्जुन सिंह के द्वारा ही लागू किया गया और सोनिया जी ने उनका पूरा रोल रहा उस समय। लेकिन जो आपने कहा कि बदलाव, अंतर क्या दिख रहा? अंतर यही दिख रहा कि उसका श्रेय कांग्रेस ने नहीं लिया अपने चुनाव में। आज राहुल गांधी, चाहे उन्होंने मोदी से सीखा कि मोदी एक कम्युनल पॉलिटिक्स करने के बावजूद ओबीसी जो इस देश की आबादी का बड़ा हिस्सा है उसको अपना सामाजिक आधार बनाया। शायद राहुल गांधी के सलाहकारों ने या राहुल गांधी ने खुद ऑब्जर्व किया कि ये बहुत बड़ी साइज है समाज की, इसको जब तक हम नहीं करेंगे अपने साथ, और अपने साथ पूरी ईमानदारी से हम नहीं जोड़ेंगे, चीजें नहीं आगे बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस जो सामाजिक न्याय को एक संकोच करती थी, जिसमें उसके श्रेय लेने में या उस पर बहुत बुलंदी से अपना दावा करने में, स्पष्ट रूप से राहुल गांधी आर्टिकुलेट हुए। लेकिन क्या यह पर्याप्त है कांग्रेस का भाजपा से टकराने के लिए, जिसके पास मोदी जैसा व्यक्तित्व है, जो ध्रुवीकरण का माहिर खिलाड़ी है, जिस पर योगी जैसे आयरन मैन बताए जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो अपने मुठभेड़ों के लिए और घुटनों में गोली मारने के लिए और मकानों को बुलडोजर से जमींदोज करने के लिए और समाज को धार्मिक आधार पर बांटने, विभाजित करने के लिए ये सिद्ध खिलाड़ी है। क्या इनकी आक्रामक पॉलिटिक्स को जो ये सत्ता में बैठे हुए हैं, इसको परास्त करने के लिए, पराजित करने के लिए राहुल गांधी जी का स्वयं में यह पर्याप्त होगा, या राहुल गांधी जी को अन्य फोर्सेज और अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी एक साझेदारी, संयुक्त मोर्चा और गठबंधन की राजनीति करनी पड़ेगी? सर, हालिया जो संपन्न लोकसभा चुनाव है, अगर उसमें भी देखें तो उसमें राहुल गांधी का जो रोल रहा है एज ए होल पूरी कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस ने बड़े खुले दिल से जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं और तमाम तरीके के बुद्धिजीवी जो हाशिए का समाज है, उसको जोड़ने के लिए उन्होंने पूरी ताकत से और पूरी ईमानदारी से उन्हें अपने साथ जोड़ा। तो मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी एक समावेशी लोकतंत्र जिसकी वो कल्पना करते हैं, जिसमें समाज की पूरी जो डाइवर्सिटी है उसका डाइवर्सिफाई कैसे हो, कैसे वो विभिन्न तबके के लोग हर तरीके से जुड़ें, उन सबका भी एक बेहतर समावेशी लोकतंत्र बने, राहुल गांधी पूरी ईमानदारी से ये प्रयास कर रहे हैं। और कल के भाषण में भी राहुल गांधी के पूरे जेस्चर से ये दिखा कि उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरीके से, उन्होंने जब वो कहा कि हमें चाहे जितनी राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन हम इन कोर इशू को, जिसमें 3 कोर इशू जो आमतौर पर उनको बदनाम करने के लिए मीडिया केवल जातीय जनगणना जो कहती है, उन्होंने कहा जातीय जनगणना, सामाजिक आर्थिक सर्वे और संस्थानिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, क्योंकि हम लोग वकील है, जानते हैं कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस श्रेणी के पद में किस तबके की कितनी भागीदारी है, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। अभी हालिया मुकदमे में जब सब कैटेगराइजेशन की बात हुई तो उसमें भी कोर्ट ने कहा कि आप इस पर स्टेट पहले काम करे और यह दिखाए कि किस जाति का, किस जाति समूह का किस श्रेणी में कितनी भागीदारी है। तो उन्होंने तीनों सर्वे पर जोर दिया। इसी से लगता है कि पूरा एक मैकेनिज्म उनके दिमाग में है कि जब तक ये पूरे समाज का एक्सरे नहीं होगा, इस राष्ट्र को एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण की समुचित नीतियां बनाई ही नहीं जा सकती हैं। मैं समझता हूं कि आलोक त्रिपाठी जी कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। सर, मैंने के राय सर से भी सवाल किया था कि क्या केवल कोई भाषण किसी पार्टी की विचारधारा, उसकी वैचारिकी को आम जनता तक पहुंचा सकता है? क्योंकि कांग्रेस के जो संगठन का कैरेक्टर है, अगर हम उसमें नीचे स्तर तक जाएं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी या डिस्ट्रिक्ट में के अलावा ब्लॉक में जो कांग्रेस संगठन का ढांचा है, उसमें अमूमन हम ये देखते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वैचारिक तौर पर उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। अगर उनके गमछे बदल दिया जाए तो समझ में आएगा कि ये भाजपा, ये कांग्रेसी है।
तो क्या इस पे क्या सोचना, क्या राहुल गांधी की ये बात जो है वो जिसको कहा जाता है कि क्या वहां तक प्रभावी हो पा रही है? आलोक भाई, मजाक में लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस और भाजपा में बहुत अंतर नहीं है, कहते रहे हैं जी। बहुत अंतर नहीं है। अगर गाय जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस भाजपा बन जाएगी, गाय हटा दिया जाए तो भाजपा कांग्रेस। और आज कांग्रेस भाजपा के अंदर 40% से ज्यादा लोग कांग्रेसी ही हैं। जी। तो जो आप कह रहे हैं, यह शुरू से भी कांग्रेस का जो पूरा स्ट्रक्चर रहा वो बिग अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट था। शरद ने बताया कैसे मदन मोहन मालवीय से लेके और तमाम सारे ऐसे नेता जिनका दक्षिण पंथी झुकाव श्री राजगोपालाचारी से लेकर के जो गवर्नर जनरल रहे। तो सवाल ये है कि बेसिक जो लीडरशिप है वो क्या चाहती है। देखिए, इस समय जो लीडरशिप है वो एक अध्यक्ष के रूप में खड़गे साहब, उनकी जो पूरी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के साथ साथ उनकी जो इंटीग्रिटी है, मैं कहूँ अगर दूसरे शब्दों में कि राहुल की इंटीग्रिटी और उनकी आइडेंटिटी पर कोई भी शक नहीं किया जा सकता है। जब से उन्होंने आया बतौर अध्यक्ष, मुझे याद है कि रायपुर में सम्मेलन हुआ था और रायपुर सम्मेलन में जो रिजोल्यूशन पारित किया था अध्यक्षता करते हुए खड़गे साहब ने, तो उसमें ये बात आई थी कि ब्लॉक कमेटी से लेकर के और नेशनल एग्जीक्यूटिव तक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक, युवाओं और समाज के जो तबके हैं उनका जितना रिजर्वेशन है, महिलाएं हैं, उनको दिया जाएगा। इससे उन्होंने यह दिखाने की कोशिश तो किया कि रिस्ट्रक्चरिंग तो होगी संगठन का, और बहुत कुछ किए भी। अगर आप यूपी में देखेंगे तो तमाम वामपंथी और दूसरी धारा से आए हुए प्रगतिशील सोच के नए नौजवानों को मौका मिला है। ठीक है, अब वहां पर एक तरह का अंतर्द्वंद है और संघर्ष भी है। वो संघर्ष दिखता भी है क्योंकि जो नए लोग आए हैं, पुराने लोग जो वहाँ एक मठाधीश टाइप के लोग हैं, वो अपने आप में इस तरीके के अंतर विरोध का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि, और आप ये देखेंगे अगर बहुत व्यापक नजरिए से, तो अगर राहुल केवल भाषण दे करके या जो उन्होंने कल बातें बोली वो बहुत संयम स्वर में, बहुत ही शिष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा उन्होंने, तो वो यही बातें पिछले एक साल से कम चुनावी अभियान में तो पूरी बातें रख ही रहे थे। कल उन्होंने उसको कंपाइल करके और पूरा इंटैक्ट फॉर्म में रखा। लेकिन जहां तक पूरे स्ट्रक्चर का सवाल है, उनके साथ एक चीज राहुल की कार्यशैली पे आप देखेंगे, जैसे जो भी सामंती बैकग्राउंड से आए हुए संगठन में इनके यहाँ नेता थे, बड़े नेता थे, वो चाहे सिंधिया से लेकर के और उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो देवरिया में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो गृह राज्य मंत्री रहे, और पंजाब के अंदर राजा पटियाला से लेकर के तमाम सारे, आप राजस्थान से देखेंगे, इस तरीके के लोग जो गए एक बार, फिर राहुल ने पूरी गंभीरता और शिद्दत से कभी किसी को मनाने का प्रयास नहीं किया, कन्विंस नहीं किया। इसका मतलब कि राहुल अपनी पूरी आइडिया में, पूरे विचारों में ये सफल हैं कि जैसे जैसे अच्छे लोग, नए लोग, और जिस तरह की कांग्रेस जो एक प्रगतिशील दृष्टिकोण वाली, एक समावेशी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली कांग्रेस जो हम चाहते हैं, वो जैसे जैसे निर्मित होगी, तो जो ये इस तरह के जो प्रतिक्रियावादी सोच के लोग हैं अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो आपका कहना है कि रीस्ट्रक्चरिंग जारी है? रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस में वो भी चाहते, देखिए चुनावी राजनीति की अपनी तमाम मजबूरियां भी होती हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि सैद्धांतिक बातें कहना एक कवि के लिए तो कुछ भी है, आग भी धूल, क्या बोलते हैं, फूल है, कागज पर्वत भी धूल है, लेकिन भारत जैसे समाज में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है, आप एकदम से सबको बाहर कर देंगे तो उसका भी एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि अंततः वर्ण व्यवस्था आधारित समाज जो है, जो सवर्ण जातियां हैं, वो वही सिस्टम को पूरा संचालित करती हैं। सरकारें बदल जाएं, चेहरा बदल जाए, मायावती बदल जाए, अखिलेश बदल जाए, उससे बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदलती हैं, क्योंकि सिस्टम और चेहरा दोनों में बड़ा अंतर होता है। जुडिशरी में वही है, पूरी जुडिशरी, हायर एजुकेशन में वही लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन के बाद भी वही लोग हैं। सेना, हाँ मान लीजिए सेना का उस तरह से बहुत रोल नहीं रहता है, मैं सिविल प्रशासन की बात कर रहा हूँ। तो सवाल है कि मायावती तो दावे के साथ थोड़ा सा कह देती थी कि जिसका सीएम वही डीएम होगा, लेकिन और ये चीजें नहीं कर सकते हैं। और ये आप जिस तरीके समाज में जो हमारी परवरिश होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो सामाजिक बैकग्राउंड है, आप उससे बहुत ज्यादा अपने आप से लड़ नहीं पाते हैं। और पढ़ने लिखने के बाद भी जितना आप अपने आप से अपने आप को सुधार देते हैं, जिसको कम्युनिस्ट लैंग्वेज में कहें तो डी क्रॉस कर पाते हैं, उतना ही बेहतर हो पाता है। अच्छा, आपने एक चीज पर जोर दिया कि किराया सर ने भी इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया
कि जो सोशल जस्टिस का जो कोई भी इनिशिएटिव कांग्रेस द्वारा होता था उस पर क्रेडिट लेने में थोड़ा हिचकते थे। वो और वही जो सवर्न डोमिनेटेड जो है स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर अपील करने का मामला था। हाँ, सवर्न डोमिनेटेड है। कांग्रेस का हमेशा ये रहा है कि मतलब जिसको कहते हैं, अगर बहुत अवधि में कहावत है ना कि भैया जुग जुग जिए भौजी विधवा हो जाए, तो कांग्रेस देखिए एक मिडिल, अगर राजनीतिक रौब पर हम विश्लेषण करें तो राजनीतिक पार्टी एक मध्यमार्गी पार्टी थी। संवैधानिक लोकतंत्र में उसका विश्वास निश्चित रूप से रहा। ठीक है, वो उनकी इंदिरा जी के समय इमरजेंसी लागू हुई, मान लीजिए इमरजेंसी लागू हुई तो इमरजेंसी का प्रावधान था, वो गलत था सही था उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम आज तो बिना उस इन्वोक किए, उस सेक्शन का, उस आर्टिकल का इन्वोक किए, उससे ज्यादा समाज को सप्रेस किया जा रहा है, तो वो रहा। लेकिन कांग्रेस चूंकि पूरा एक सामाजिक जो आंदोलन था, जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो प्रसव पीड़ा से निकली हुई पार्टी थी, तो उसके अंदर जो डेमोक्रेटिक सुधार थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, उनके सुधारने की भी तड़प थी। ठीक है, तमाम सारी गलतियां भी हुई जिससे मजबूत नहीं हुए। एक अंतिम सवाल फिर हम करेंगे और उसके बाद अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। 18वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती है 240 सीटें, और 240 सीट अगर 2 बार के इनके कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो पिछले 15-20 सालों में किसी पार्टी ने नहीं जीती है। लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से डगमगा गया है। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि इनको ज्यादा लग रहा होगा भाई 400 पार हो जाएगा। दूसरा मतलब ये है कि इन्होंने सब कुछ किया, चुनाव में हर हथकंडा अपनाया, और इनको ये पता है कि इन्होंने चुनाव को दाएं बाएं करके हर हथकंडा अपना कर जीता है, इसलिए इनका कॉन्फिडेंस एकदम जो है डावाडोल हो चुका है। तो इसमें आप क्या देखते हैं, क्या आगे आने वाले राज्य के जो विधानसभा चुनाव हैं, हरियाणा के, महाराष्ट्र के, झारखंड के, इन विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं कांग्रेस की स्थिति, राहुल गांधी की स्थिति? क्योंकि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस तो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। देखिए, राहुल गांधी पूरी ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी के पूरे जेस्चर से भी लगता है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस मिले हैं, तो बताइए थोड़ा सा। हाँ, राहुल गांधी के जेस्चर से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके शब्दों से ये लगता है कि राहुल गांधी जैसे, अगर उसको बहुत एक शब्द होता है ना, निष्प्रिय टाइप का, मतलब निस्वार्थ। राहुल गांधी का टारगेट कोई ये नहीं कि ये चुनाव जीत लेना है, वो चुनाव हार जाना है, वो हरियाणा फतेह कर लेना है। ठीक है, राजनीति कर रहे हैं तो वो एक टारगेट रहता है। राहुल गांधी जैसे एक पूरे मुकम्मल सामाजिक परिवर्तन का एजेंडा है उनके दिमाग में, वो कितना फलीभूत होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वो अपने एजेंडे पे पूरी तरह से कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। और मोदी के साथ दिक्कत यह है कि मोदी की जो पूरा आधार है, मैं बहुत ठोस शब्दों में कहूं तो जो कास्टिस्ट, जो सवर्ण हिंदू हैं, जातिवादी हिंदू और कारपोरेट घराने, दो ही मोदी का आधार हैं। और ये दोनों, अब अगर कारपोरेट घरानों में से भी कुछ तबके अगर खिसकने लगे उसमें से राहुल की तरफ, या सवर्ण हिंदुओं में भी जो डेमोक्रेटिक तबका है वो धीरे धीरे राहुल की तरफ आने लगा, तो बाकी जो जिनको चाहे ओबीसी हैं, दलित हैं, जिनको तमाम सजबाग दिखाए गए, और जो अभी राजनीतिक चेतना में उन्नत नहीं है, क्योंकि वो कभी शासक वर्ग तो रहा नहीं भारत का, 60-70 सालों में कुछ उसको हासिल हुआ चेतना के स्तर पर, तो उसके नेताओं ने उसको बेच दिया, तो उसमें तमाम सारी दिक्कतें भी हैं। बावजूद इसके अब मोदी की पूरी चाल को समझ गया है। वो जो बिकाऊ और दलाल नेता है उस तबके के, वो भले मोदी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सामाजिक आधार खिसकता हुआ इस चुनाव में भी दिखा। और मोदी जान रहे हैं कि पूरा उसका इसी से स्पष्ट होता है कि लखनऊ में जब कार्यकारिणी की बैठक हुई तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि अरे 8-10 सीटें तो इसलिए हार गए कि प्रशासन ने काम नहीं किया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या किसी पार्टी को प्रशासन जिताने के लिए बना होता है। भाजपा के नेता ने यहाँ भी कहा कि हरियाणा में अगर कांग्रेस सरकार बन भी जाएगी तो 6 महीने में हमारा केंद्रीय नेतृत्व गिरा देगा उसको। तो अब ये जो पूरी बात है, इससे अब धीरे धीरे जनता हमारे यहाँ की वो सचेत हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ये नैरेटिव यूं ही नहीं चल गया, और निश्चित रूप से शायद इंडिया गठबंधन और मजबूती से लड़ा होता और इंटैक्ट होता और थोड़ा समय होता तो हो सकता है कि और भी बेहतर प्रदर्शन होता। तो मेरा कहना यह है कि ओवरऑल इंडिया गठबंधन का जो आपने अभी पूरे फिगर्स बताए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गठबंधन के बतौर पूरे संसदीय इतिहास में एक विपक्ष इतना मजबूत कभी नहीं रहा है। विपक्ष कभी इतना मजबूत नहीं रहा। उसकी वजह से आज दोनों चीजें हैं। नरेंद्र मोदी जो अपना उनका सामाजिक आधार है, कारपोरेट जगत और सवर्ण हिंदू, उनको ये भी वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि मोदी पीछे हट रहा है। इसीलिए जो कम्युनल पॉलिटिक्स है,
उसको वो कहीं से भी विराम नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी जी की हालत इतनी खराब है कि इनका आईटी सेल मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से भरभरा के गिर गया है। नहीं आईटी सेल एकदम बुरी स्थिति में देखिए, अमित मालवीय नाम का जो मालवीय टाइटिल है, हाँ। आप मालवीय टाइटिल है, उसकी वजह से एक तो जो ओबीसी है, एससी है, उस तबके को वो अपीज नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जो 10 साल तो ये बड़े अच्छे से चल रहे थे, लेकिन इस समय इनकी स्थिति बहुत खराब है। नहीं, जब समाज के अंदर सोशल जस्टिस का सवाल प्रिवेल कर रहा है, इसीलिए दिलीप मंडल जैसे आदमी को जो एक बहुजन नायक बन गया था, आइकॉनिक व्यक्तित्व था, उसको उन्होंने अपने टुकड़े पर लाने का प्रयास किया। तो सवाल ये है कि ताकि वो नैरेटिव को बेहतर कर सके, और वो कर भी रहे हैं। अगर आप कल से भी देख रहे होंगे तो राहुल को बच्चा और तमाम सारे उपाधियों से नवाज रहे हैं वो। तो सवाल और वो पुराना इंटरव्यू राजीव गांधी का वो ला रहे हैं कि राजीव गांधी कैसे मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, वो जिसका बाप ही विरोधी रहा हो, व्हाटएवर। मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। कम से कम राहुल खड़गे और गुरदीप सिंह सिप्पल 3 ऐसे मेन लीडर हैं जो बहुत ही कमिटेड हैं सोशल जस्टिस को लेकर के, और वह एक नेशनल नैरेटिव बन गया है। दूसरी चीज, कांग्रेस एक बहुत उदारमना हृदय का भी परिचय दे रही, उस जो भी हाशिए के समाज से जुड़ी हुई जितनी भी छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे उनके नागरिक संगठन है, बुद्धिजीवी हैं, उनको भी वो अपने उत्साह सम्मान को अपने साथ जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय राजनीति की यह सच्चाई है कि वह 2 ध्रुवीय राजनीति है, तो अंततः 2 ध्रुवीय हो जाती है, या तो वह कांग्रेस के नेतृत्व में कन्वर्ट होगी या फिर भाजपा की। तो अब उसमें जो भी दल है उनको दोनों में से एक चुनना ही पड़ेगा। व्यवहारिक राजनीति का यही तकाजा है, वरना वो फिर आप जनता बहन जी को इसीलिए नकारती कि बहन जी अपने कंडक्ट से ये शो कर दे रही थी। हालांकि मेरा कोई आरोप नहीं है कि बहन जी भी टीम है, उसी टीम है, मैं इस तरह के आरोपों में नहीं जाना चाहता हूँ। बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है जीवन भारतीय राजनीति में। वो तमाम सारे लोग उस ओहदे को पाने में, आप दयाशंकर सिंह जैसे तमाम लोगों को जानेंगे कि वो दयाशंकर सिंह लोग गाली देकर के मंत्री बन जाते हैं, इसी से मायावती के कद को आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो लेकिन बावजूद इसके उनके कंडक्ट से उनका सोशल बेस इधर खिसका। तो असली चीज राहुल के जो नजरिए में है वो कोई अतिरिक्त मतलब अति पिछड़े आ जाएं, दलित आ जाए नहीं, वो पूरा ब्रॉडर 90% आबादी को संबोधित कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हिस्से को वो एड्रेस करके। इसीलिए उन्होंने कल भी बड़ी ईमानदारी से और ताकीद किया कि कहीं से सवर्ण विरोधी ना हमें डिक्लेयर किया जाए, जो मीडिया लगातार कर रही है। उन्होंने 90% गरीब सवर्णों की बात भी कही कि, और सच में आज जो नौकरियां कट रही हैं, नौकरियों में छटनी हो रही है, उससे तो सवर्ण भी प्रभावित हो रहे हैं। अभी कल ही परसों की न्यूज थी, 52,000 अडानी और एचएमटी कंपनी ने बाहर किया। 52,000 प्राइवेट सेक्टर में तो ज्यादा सवर्ण ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब मिला कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं, और आपके संगठन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो कम से कम विमर्श, जिसके माध्यम से विमर्श के नए गवाज खोलें, सामाजिक चेतना का विस्तार हो। हाँ बिल्कुल। तो रमेश सर हैं और ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क, इनके संगठन ने राहुल गांधी को इनवाइट किया था, जिन्होंने अपनी बात रखी। और इस संदर्भ में हम आप लोगों से बात कर रहे थे कि इन लोगों ने जो भी ऑब्जर्व किया, के राय सर ने जो भी ऑब्जर्व किया, वो अपनी बात इन लोगों ने इस मंच पे रखी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। के राय सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।